अस्सलाम वालेकुम। अल्फा सीरीज की वीडियो नंबर 15 जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 15 एसी सर्किट्स के जो एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है उनको डिटेल से सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है द आरएमएस वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज 100 एम्पियर, इट्स पीक वैल्यू इज। कहते एक साइन वेव है जिसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट वो 100 एम्पियर, तो इसकी पीक वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमारे पास आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू के बीच जो रिलेशन है, जो इक्वेशन है, दैट इज आई आर एम एस इज इक्वल टू द पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। तो इस अंडर रूट टू को यहां पर शिफ्ट करते हैं, so that will become as I naught is equal to IRMS multiplied by under root 2। IRMS की वैल्यू हमारे पास है 100, अंडर रूट 2 की वैल्यू हमारे पास है 1.414। तो जब हम 1.414 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गेट द आंसर एज 141.4 एम्पियर। तो ओहो करंट जिसकी आरएमएस की वैल्यू 100 एम्पियर है, उसकी पीक वैल्यू होगी 141.4 एम्पियर। Option B is the correct option. MCQ number second है a sine wave has a frequency of 50 hertz. Its angular frequency is dash dash and radian per second. कहते हैं एक साइन वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 50 हर्ट्ज। सो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। So angular frequency and the linear frequency are connected by this formula, that is omega is equal to 2 pi into f। सिंपली हम यहाँ पर लीनियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करते हैं, यानी f की वैल्यू पुट करते हैं, सो दैट विल बी 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय f। f की वैल्यू हमारे पास है 50, सो 50 into मल्टीप्लाई होके दैट विल बिकम एज 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, जो कि है हमारे पास ऑप्शन ए में, दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर थर्ड है द पावर फैक्टर ऑफ अ पेवरली रेजिस्टिव सर्किट एस। एक पेवरली रेजिस्टिव सर्किट की पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए किसी भी सर्किट की जब हम पावर फैक्टर को फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम लेते हैं cos पाई। पाई हमारे पास फेज डिफरेंस होते हैं बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, दैट इज द पावर फैक्टर ऑफ एनी सर्किट इज इक्वल टू cos पाई। पाई हमारे पास फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट है। तो पेवर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट जो है ये दोनों सेम फेज में होती है। सो लिहाजा इन दोनों के बीच, यानी वोल्टेज एंड करंट के बीच जो फेज डिफरेंस पाए हैं दैट विल बी इक्वल टू 0। सो यहां पर हम 0 पुट करते हैं, सो दैट विल बिकम एज cos ऑफ 0 डिग्री। cos ऑफ 0 डिग्री हमारे पास बराबर होती है 1 के। So this is the power factor of Beverly resistive circuit is equal to 1, which we called the unity. Option B is the correct option. MCQ number 4 है a capacitive circuit. A capacitor is perfectly insulator power. कैपेसिटर हमारे पास परफेक्टली इंसुलेटर कौन सी करंट के लिए होते हैं। तो देखिए कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है उसको हम फाइंड करते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू एफ सी। डीसी सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो हमारे पास होती है 0, सो दैट विल बिकम एज एच सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 एज 0, so this is 1 divided by 0 gives us undefined. That is the for DC current the capacitive reactance is undefined, यानी जो कैपेसिटर है वो डीसी के लिए परफेक्टली जो है ब्लॉक करती है। that is option A is the correct option, DC करंट, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट के लिए हमारे पास कैपेसिटर जो है ये अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करते हैं, क्योंकि जब हम कैपेसिटर को
अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है वो कंटिन्यूसली चार्ज एंड डिस्चार्ज होती है, जो कि जिसकी वजह से जो एसी सिग्नल है दे आर अलाउड टू पास थ्रू द सर्किट। एमसीक्यू नंबर 5 है द पीक वैल्यू of alternating current is 5 times under root 2 ampere. The mean square value of the current will be. कहते हैं हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की जो पीक वैल्यू है वो है 5 टाइम अंडर रूट 2a। मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगी? सबसे पहले हम जो है आरएमएस वैल्यू को फाइंड करते हैं जो कि है इसी पीक वैल्यू से। सो दैट इज पीक वैल्यू एंड आरएमएस के बीच जो रिलेशन है दैट इज आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। पहले हम इसी आरएमएस वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो दैट विल बी आई नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है पीक वैल्यू दैट इज 5 टाइम अंडर रूट 2 and this is divided by under root 2, तो ये दोनों कट हो जाएगा, so that will become as 5. So RMS value of the current is equal to 5 ampere. So अब इसी IRMS से हम mean square value को find करेंगे। So the mean square value will be equal to, that is the mean square value I is equal to the square of the 5 RMS, that is IRMS and adds taking at square, so that will become as RMS की वैल्यू हमारे पास है 5, so that is 5 ampere. So जब हम 5 का स्क्वायर लेंगे so that will become as 25a. लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जो RMS वैल्यू इसको स्क्वायर फॉर्म में गिवन है, so that is the mean square value is equal to 5 square into a, that is option D is the correct option. MCQs number 6 है हमारे पास the in choke coil the reactance XL and resistance R are related as. choke coil हमारे पास जो है ये होती है एक is an inductive coil इसको हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो कॉइल है इसकी इंडक्टेंस वेरी हाई होती है और इसको हम यूज करते हैं टू लिमिट द एसी करंट विदाउट लॉसिंग द पावर, यानी पावर को लॉस किए बगैर हम जो अल्टरनेटिंग करंट है इसकी वैल्यू को लिमिट कर सकते हैं। एंड दोनों के बीच जो कैपेसिटेंस जो रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस है और रेजिस्टेंस के बीच जो रिलेशन है, क्योंकि हमारे पास जो कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास ज्यादा होगी, और जब रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारे पास जो पावर लॉस है वो कम होगी। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस की ज्यादा होने से हमारे पास जो एसी करंट है उसकी वैल्यू हम लिमिट कर सकते हैं। सो करेक्ट रिलेशन हमारे पास है दैट इज XL विल बी मच ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द coil, that is option C is the correct option. XL must be much greater than the resistance of the coil. MCQs number 7 है the phase difference between the current and voltage at resonance is. एक रेजोनेंस कंडीशन जब हमारे पास RLC सर्किट जो है ये हमारे पास रेजोनेंस में हो तो वहां पर हमारे पास XC एंड XL की जो वैल्यू वो बराबर होती है एंड जो रेजिस्टेंस जो एम्पिडेंस ऑफ द सर्किट है वो हमारे पास बराबर होते हैं रेजिस्टेंस R के। यानी रेजोनेंस पर हमारे पास जो RLC सर्किट है ये बिहेव करती है एज ए पावर रेजिस्टिव सर्किट। तो पावर रेजिस्टिव सर्किट में हमारे पास जो वोल्टेज है एंड करंट है इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो हमारे पास होते हैं 0 डिग्री, यानी दोनों वोल्टेज एंड करंट हमारे पास सेम फेज में होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज 0। MCQs number 8 है an AC system we generate sine wave form because AC सिस्टम में हम जो वेव फॉर्म है वो हम साइन वेव की शक्ल में ले रहे हैं। तो ये क्यों ले रहे हैं? ये इसलिए ले रहे हैं
कि हमारे पास जो डिस्टर्बेंस है एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ये हमारे पास लीस्ट हो, क्योंकि साइन वेव हमारे पास लीस्ट डिस्टर्बेंस ही प्रोड्यूस करती है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एट प्रोड्यूसेस लीस्ट डिस्टर्बेंस एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। एमसीक्यू नंबर 9 है, an alternating voltage is given by 20 sine of 157t. The frequency of alternating voltage is, कहते हैं हमारे पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 20 साइन ऑफ 157t, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हमारे पास जो एसी वोल्टेज है इसके लिए जो एक्सप्रेशन है दैट इज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसी एक्सप्रेशन को इसी गिवन एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करते हैं, सो V नॉट की वैल्यू हमारे पास आएगी 20 एंड ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आएगी 157। एंड फर्दर ओमेगा एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी के बीच जो रिलेशन है दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। दोनों साइड को 2 पाई पर डिवाइड करते हैं, सो दैट विल बिकम एज एफ इज इक्वल टू ओमेगा divided by 2 pi. Simply we are putting the values 157 divided by 2 and pi की वैल्यू हम पुट करते हैं 3.14। तो जब हम 157 को 2 multiplied by 3.14 से डिवाइड करते हैं, so that gives us the approximate value of 25 hertz. That is option B is the correct option. MCQs number 10 है, in LR current which one of the following statement is correct। एक LR यानी उस सर्किट जिसमें हमारे पास इंडक्टर L एंड रेजिस्टर R जो है ये कनेक्टेड हो, तो उसी सर्किट को हम कहते हैं LR सर्किट। तो LR सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है उसके लिए हमारे पास नीचे दिए गए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास LR करंट के लिए वो होते हैं the inductive reactance that will be increases with the frequency, that is option C is the correct option। The inductive reactance increases with frequency। हमारे पास जो inductive reactance है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है XL is equal to 2 pi F N to L। जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो करंट है उसको बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास XL की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों के बीच जो है डायरेक्ट रिलेशन है। MCQs नंबर 11 है, एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज और करंट इज कंप्लीटली नोन इफ वी नो एट्स। एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज और करंट को जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन होते हैं, हम सपोज करते हैं पहले वोल्टेज को लेते हैं, सो दिस इज वोल्टेज विल बी इक्वल टू V नॉट एंड टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई हमारे पास फेज डिफरेंस है और V नॉट हमारे पास है पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। तो किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, इस तरह हमारे पास करंट भी है दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट एंड टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। तो वोल्टेज एंड करंट दोनों को कंप्लीटली डिटरमिन करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू V नॉट और I नॉट ये भी गिवन होने चाहिए। हमारे पास जो फेज है ये भी मालूम होने चाहिए, ओमेगा टी जो कि फर्दर इक्वल है 2 पाई F के, तो फ्रीक्वेंसी भी नोन होनी चाहिए। सो दोनों चीज ऑप्शन ए में मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू जब हमें मालूम हो तो हम कंप्लीटली V को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी एंड फेज ये भी अगर हमें मालूम हो तो हम कंप्लीटली वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। MCQs नंबर 12 है, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सवेल जनरलाइज।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मैक्सवेल ने कौन सी इक्वेशन को जनरलाइज किया था? तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने जो थ्योरी प्रेजेंट की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, तो उसने मॉडिफाइड किया था जो एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, और उसके लिए जो मोस्ट फेमस मॉडिफिकेशन था वो था इन द एम्पियर्स लॉ, जिसमें उसने डिस्प्लेसमेंट करंट का जो है एडिशन किया था एंड मॉडिफाइड द एम्पियर्स, जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको मॉडिफाइड किया था. सो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सवेल जनरलाइज द एम्पियर्स लॉ. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. बाय इंट्रोड्यूसिंग, अब अगर यहां पर इस तरह भी पूछे कि जनरलाइज किया था तो कौन सी चीज को जनरलाइज किया था? एम्पियर्स लॉ को. इंट्रोड्यूस किया था डिस्प्लेसमेंट करंट को. एमसीक्यूज नंबर 13 है an electromagnetic waves goes from ear to glass, which of the following does not change? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास ईयर से ग्लास में जा रही हो तो कौन सी चीज जो है वो चेंज नहीं होगी? तो देखिए वेवलेंथ ये हमारे पास मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही तो लिहाजा वेवलेंथ भी चेंज होगी. फ्रीक्वेंसी हमारे पास सोर्स डिपेंडेंट है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रही. स्पीड है, ये भी मीडियम डिपेंडेंट है. सो लिहाजा वो चीज वो पैरामीटर जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ईयर से ग्लास में जा रही हो तो जो चेंज नहीं होगी वो हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी. Option B is the correct option. MCQs number 14 है the circuit in which current and voltage are in phase the power factor is. वो सर्किट जिसमें करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज हो तो उसमें पावर फैक्टर किस चीज के बराबर होती है? तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास करंट एंड वोल्टेज ये दोनों इन फेज हो तो वहां पर हमारे पास जो सर्किट होते हैं उसको हम रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं. एंड रेजिस्टिव सर्किट की जो पावर फैक्टर की वैल्यू है वो हमारे पास बराबर होती है 1 के. दैट इज ऑप्शन ए. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. लास्ट MCQs है MCQs number 15. It is with increase in frequency of an AC supply, the impedance of an RLC series circuit is. कहते हैं कि जब हम AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो इम्पीडेंस ऑफ द RLC सर्किट है वो किस तरह इफेक्ट होगी? तो RLC सीरीज सर्किट की जो इम्पीडेंस है उसको हम फाइंड करते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, that is Z is equal to R square plus XL minus XC whole square under the root. XL हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है जिसको हम फाइंड करते हैं, that is 2 pi F N2L. अब जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ये हमारे पास इंक्रीज होगी. सेकेंडली हमारे पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट इज XC, ये बराबर होते हैं 1/2 पाई F N2C के. तो जब हम AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि इन दोनों के बीच जो है इनवर्स रिलेशन है. अब यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से हमारे पास ये वाला फैक्टर टर्म जो है ये इंक्रीज होती है और ये वाला हमारे पास डिक्रीज होती है. तो ओवरऑल ये चीज इंक्रीज होगी कि ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है. अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो इस दोनों की कॉम्बिनेशन की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होगी. और जो रेजिस्टेंस है ये तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करता. सो लिहाजा ओवरऑल हमारे पास जो इम्पीडेंस है दैट विल बी इंक्रीजेस. So option B is the correct option.